समय की बात समय के हाथ कि किसी समय की गोद में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों के बुजुर्ग और नौजवान ब्यालू से निपटते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। पुरानी बातों के झपाटे उड़ते थे। हंसने की बात सुनकर हंसते थे, दुख की बात सुनकर आहें भरते थे। किसी का भी मुंह झूठ और छल कपट की वाणी सीखा हुआ नहीं था। सच्ची बात कहते थे और सच्ची बात सुनते थे। घर घर चूल्हे में मंद मंद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में आग लगी हुई नहीं थी। भूते की कामना और भूते का काम, नीचे धरती और ऊपर राम। मुट्ठी में समाये इतनी ही जरूरतें थीं। पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान। सूर्योदय से पहले ही घर घर में रोशनी फैल जाती। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान न देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ। किसान ने ज्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला कि उसके पास काफी जमीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहा, जो तो बो, कमाओ और खाओ। किसान ने एक दिन खटपट निपटाने के लिए चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सब लोगों ने जमींदार की बात ही रखी। संयोग का खेल कि एक दिन जमींदार वाली जमीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते समय किसान को मोहरों से भरा एक कलश नजर आया। चारों ओर से उकेरने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। काम छोड़कर किसान ने तुरंत बैल जोते, गाड़ी पर 7 कलश रखे और तपती दोपहर में जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। जमींदार ने दूर से ही गाड़ी को आते देखा तो मन ही मन किसान पर नाराज हुआ। साफ इनकार करने के बावजूद लगान की गाड़ी जोत कर लाया तो लाने दो, अच्छी तरह खबर लूंगा। बस्ती की बात को टालने की हिम्मत हुई तो हुई कैसे? लेकिन गाड़ी पर कलश देखकर उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ गया। मुस्कुराकर पूछा, ये फिर से क्या नई मुसीबत ले आया? किसान ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगान न लेने की हेकड़ी तो निभ गई, लेकिन अब ये मुसीबत तो आपको कबूल करनी ही पड़ेगी। ढक्कन उघाड़ने पर जमींदार ने चमचमाती मोहरें देखी तो आश्चर्य से पूछा, बाजरे की जगह खेत में मोहरें पैदा हुई हैं क्या? पैदावार की बात करने पर तो फिर वही लगान वाला फंदा फंसेगा। इसीलिए तुरंत जमींदार की बात काटते हुए कहने लगा, इससे पहले भी किसी के खेत में मोहरें पैदा हुई होंगी। जड़ें निकालते समय ये 7 कलश हाथ लगे हैं, सो कबूल करो। जमींदार की त्योरियां चढ़ गईं। बोला, तेरे हाथ लगे हैं, तू रख, मेरे यहां क्यों लाया? किसान ने भी कड़ाई से जवाब दिया, जमीन तुम्हारी है, इसीलिए लाया। आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे काम के लिए देर हो रही है। शराफत से चुपचाप कलश कबूल करके मेरा फंदा काटो। लगान वाली बात निभ गई, सो ही बहुत है। जमींदार आत्मीयता के स्वर में मीठा उल्हाना देते हुए कहने लगा, देख, तो फिर से अन्याय की बातें कर रहा है। जड़ें निकालते समय कलश तेरे हाथ लगे हैं तो मैं कैसे कबूल कर सकता हूं? मेरी अकल तो अभी तक ठिकाने है। अगर अकल ठिकाने होती तो यूं तुरंत नहीं ना कर देते। ऐसी अबूझ बात तो कोई बच्चा भी नहीं करता। जब खेत तुम्हारे हैं तो कलश भी तुम्हारे हैं, इसमें ऐसी कलह की बात क्या है? जमींदार व्यंग करते हुए बोला, सारे इलाके की अकल का तो तू अकेला ही इजारेदार दिखता है। ऐसी बेवकूफी की बात सुनकर बस्ती के लोग भी हंसेंगे। फिर भी पंचायत बैठाने के लिए मेरी ना नहीं है। किसान ने कुछ तड़पते हुए जोर से कहा, तुम्हारी ना क्यों होगी? मेरी ना है। गरीब के साथ कोई न्याय भी नहीं करता। पंचायती के लायक बात हो तो पंचायती भी कराएं। जमींदार तैश में आकर कहने लगा, तेरे कहने से क्या होगा? कैसे पंचायती की बात नहीं है? उस दिन मेरे खेत में तूने कर्चा गढ़ा था, तब मेरा पांव तो बेकार नहीं हुआ। बता, चौमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तुझ पर बिजली गिरे तो तू मरेगा या मैं? मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं ही मरूंगा। खेत मेरा है तब तो मुझे मरना चाहिए। बता, मेरे खेत में काम करते हुए अगर तुझे सांप काट जाए तो जहर तुझे चढ़ेगा या मुझे? बोल।
अब इन उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ। तुम पर अच्छा खासा विश्वास करके मैं यहाँ आया था। मैं जानता हूं कि पंचायती होने पर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तब पंचायती क्यों करवाता है? चुपचाप ये कलश अपने घर ले जा। मैं कहीं भी चर्चा नहीं करूंगा। खूब चर्चा करो, मैं किसी से डरता थोड़े ही हूं। उधार लिया मुंह हो तब तो ऐसी बात करते थोड़ी बहुत शर्म आती है। तुम्हारा माल मैं कैसे घर ले जाऊं? ये कलश जाने और तुम जानो। मैं तो यहीं गाड़ी छोड़कर खेत जा रहा हूं। इतनी देर में तो मैं आधी जड़ें निकाल लेता। खामखा बहस करना मुझे नहीं पोसाता। और ये आखिरी बात कहकर वो वहां से चल पड़ा। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देख, बेकार जिद करके मत जा, पछताएगा। कोई बात नहीं। जमींदार का गुस्सा समाया नहीं, पर किसान नहीं माना। तब वो कर ही क्या सकता था? घड़ी डेढ़ घड़ी रात ढलने पर वहीं अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, ये कलश अपने आप उछलकर बाहर आए, ये तूने खोद कर निकाले? निकाले तो मैंने खोद कर ही। कलश अपने आप उछलकर बाहर कब आते हैं? पंच मुस्कुराकर कहने लगे, तब तो ये न्याय तेरे अपने मुंह से ही हो गया कि तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन गंवार किसान तब भी नहीं माना। पंचों के सामने वही हट करते कहने लगा, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है। दूसरे की जमीन में गढ़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मानता। पंचों ने कहा, तेरे मन को मनाना हमारे बस में नहीं है। इंसाफ करना हमारे जिम्मे था तो हमने निपटा दिया। धरती, पानी और हवा पर किसी का भी हक नहीं होता। अगर तू ऐसा ही हरिश्चंद्र है तब दूसरे की जमीन पर बहती हवा में तुझे सांस भी नहीं लेनी चाहिए। आप फरमाए तो नहीं लूं? पंचों ने कहा, लेकिन हम ऐसी उल्टी बातें क्यों फरमाए? हमारा कहना मान। जब तक गाढ़ने वाले का पता नहीं चले तब तक ये अमानत तू ही संभाल। ये अमानत मेरे किस काम की? ये तो नींद बेचकर जागरण मोल लेना है। भगवान जाने किसने क्या आस करके ये मोहरे गाड़ी होंगी। या तो दूध का दूध और पानी का पानी करो, वरना मुझे ये कलश राजे के खजाने में जमा कराने पड़ेंगे। पंचों ने कहा, हमने तो अपनी समझ के अनुसार जो इंसाफ करना था सो कर दिया। तू न माने तो तेरी मर्जी। तब वो किसान चटकते हुए बोला, जब इंसाफ का रास्ता ही नहीं जानते तो इंसाफ करने के लिए मुंह धोते ही क्यों हो? उसके बाद वो जिद्दी किसान सीधा राज दरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बात सुनते हुए राजा ने कहा, जान माल की रक्षा के लिए मैं राजा बना, तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार ही क्या है? तूने बेकार ही जूते घिसे। गांव के पंचों ने तेरे साथ बेइंसाफी नहीं की। तू खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा। तेरी मेहनत और तेरा ही फल। राजा के मुंह से ये न्याय सुनकर किसान का मुंह फीका पड़ गया। वो कुछ दूसरी आस लेकर यहां आया था। धीमे सुर में कहने लगा, आपका ये आदेश तो मैं हरगिज नहीं मानूंगा। और मैं इन मोहरों का क्या करूं? बेकार जगह घेरेंगी। आप नाराज ना हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह ये सातों कलश वापस गाड़ दूं। उस वक्त की गोद में जैसी प्रजा थी वैसा ही उसका राजा था। होठों पर मुस्कुराहट छितराते हुए कहने लगा, जैसी तेरी मंशा। आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और उसने अपने हाथों उसी जगह कलश वापस गहरे में गाड़ दिए। उसके बाद वक्त की ढलान पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती ही गई, बहती ही गई। हवा के उन थपेड़ों के आगे न तो वो किसान रहा, न वो बस्ती के लोग, और न ही वो राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई। नया राजा, नए ही पंच, नई पीढ़ी, नया ही खून। नई हवा में अभी तक वो पुरानी बात घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूं। वो आगे कुछ और कहना चाहता था, लेकिन लड़का बीच में बोला तो उसे रुकना पड़ा। किसान का लड़का मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहने लगा, आप क्यों नासमझ होने लगे? लेकिन मैं तो अभी तक अपने पुरखों की तरह वैसा ही नासमझ हूं। हाँ, तू नासमझ है, सो मैं जानता हूं,
तभी मेरे खेत में गढ़े हुए कलश तुम मुझसे बगैर पूछे छुपाकर रात को अपने घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन सोचा कि हजरत, खेत की जमीन टटोल कर आए दिखते हैं, वहां कलश हो तो मिले। सुमत सूझी जो 7 दिन पहले सारे कलश घर ले आया, नहीं तो आज एक मोहर भी हाथ न लगती। अब दबने से बात बिगड़ जाएगी। निसंकोच बोला, क्यों, इसमें पूछने की क्या बात है? खेत कोई मुफ्त में नहीं जोतता, तीसरे हिस्से का लगान चुकाता हूं। जड़ें निकालते समय अगर सांप काट जाता तो मेरे बच्चे यतीम होते, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। अपनी मेहनत से खोदा धन अपने घर लाया, इसमें छुपाने की क्या बात है? दोनों में परस्पर बहुत दांता कसी हुई, लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल नहीं गली। आखिर धमकी देते हुए बोला, मैं देखता हूं मेरे खेत में गड़ा धन तुझे कैसे पचता है। पचना वचना क्या ठाकुर, वो तो पच गया। दूसरे के माल की आस करने से काम नहीं चलता, आखिर तो पसीने की कमाई से ही पार पड़ेगा। लाल पीली आंखें निकालते वो बस्ती के लोगों के सामने चिल्लाया। पंचों ने सोचा, ऐसी शानदार पंचायती तो मुश्किल से ही हाथ लगती है, काफी दिनों तक आंतें और उंगलियां चिकनी रहेंगी। जमींदार के लड़के ने पंचों को घर बुलाकर काफी खातिर तवज्जो की। किसान के बेटे को पता चला तो उसने भी पंचों को अपने घर बुलाया और उनकी मुट्ठियां गर्म की। पंचों की राय फिर बदल गई। रात को नित पंचायत जुड़ती, आधी रात ढलने तक खूब थूक उछलता। गांव के 2 दल बन गए, आधे पंच खेत के मालिक के साथ और आधे किसान के साथ। सूत उलझा तो उलझा, लेकिन पंचों की मौज में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। काफी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से की तरह मोहरें बांटने का फैसला दिया, लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। उसके पास सूरज के टुकड़ों की ताकत थी। उसने फिर पंचों को अपने घर बुलाकर शानदार आवभगत की। यकायक जमींदार के हिमायती फिसल गए। बेहाड़ की जबान इधर से उधर मुड़ गई। बेचारे जमींदार ने खर्च खाते के बावजूद सब्र किया। वक्त की हवा फिर अपनी मस्ती में बही, खूब बही। गाछ पिलछों के अनेक पात झड़े और अनेक कोपलें फूटी, नए अंकुर उगे। अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ। असंख्य सूरज उदित हुए, चोटी पर चढ़े और अस्त हो गए। फिर एक नई पीढ़ी ठिकाने लगी। नई पीढ़ी, नया खून नसों के भीतर उल्टी छाती चढ़ने लगा। नई हवा में अभी तक पुरानी बातें घुली हुई थीं। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता नंगी तलवार लिए किसान के घर पहुंचा। किसान का पोता भी ललकार सुनकर हाथ में फरसा लिए बाहर आया। कहा सुनी से जब निपटारा नहीं हुआ तो जमींदार के पोते के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। पंजे के बल उचक कर किसान के गले पर भरपूर वार किया। तलवार सपाक से गले के पार हो गई। कटा मुंड पैरों में आ गिरा। भाभी की चीत्कार सुनकर मझला और छोटा भाई बाड़े से दौड़े आए। दोनों के हाथों में 2 लंबे तड़े थे। नौजवान जमींदार के गले में मझले भाई ने तड़ा फंसाकर जोर से झटका दिया तो उसका गला आधा कट कर लटक गया। खून की फुहार से सारा बदन सराबोर होने लगा। उस गांव की धरती पर पहली दफा पसेनी की जगह खून की आकृति चित्रित हुई। गांव के पंच शामिल होकर राजा की शरण में पहुंचे। गड़े हुए धन की बात सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। पंचों ने इतने दिनों तक भेद छिपाकर क्यों रखा? गढ़ा धन तो राजा का ही होता है। उसके आदेश से पंचों को 21-21 जूतों की सजा मिली। तत्पश्चात राज्य के घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए। सो किसान के पचावे में छुपाए हुए कलश तुरंत सरकारी खजाने के हवाले किए। समय समय की हवा और समय समय की बयार उस सुखी और संतोषी गांव में जमी हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लपलपाने लगीं। भगवान जाने वो आग बुझेगी कि नहीं। समय की बात, समय के हाथ।